हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के प्री मेंस और इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए दोनों के एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ साथ अगर बात की जाए क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ कट ऑफ के बारे में। आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी गेट को लेकर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में और कितने नंबर पर आप सभी की जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ 200 नंबर पर से आपका जो चयन है वो होगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था वो यही था कि एलटी गेट के अंदर किस तरीके से आपका चयन होगा, किस में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है और जिन छात्रों की राइटिंग ख़राब है उनका क्या करना है और जो छात्र कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले की कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एलटी गेट को लेकर सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। और एक बात और है कि देखो, सीरियस होकर के तैयारी कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी 7 साल बाद आई है। इसका अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं। जब कोई वैकेंसी आने में 7 साल से ज़्यादा का समय लग जाए तो इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि राह बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। दोस्तों, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनली विज्ञापन जारी हो गया। और जब से विज्ञापन आया तब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर एलटी गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं जब पिछली बार भी आई थी तब भी मैंने आपको जो चीज़ें रिकमेंड की थी एज इट इज़ वही आपके एग्जाम में आया था। और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 1800 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को दिए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है और पिछले साल की पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इतना ही नहीं, जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के साथ में आप अपने सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी परचेज कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो आज ही परचेस कर लें एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑफलाइन पर जो स्टोर है वहां पर जाकर भी तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो, कंपटीशन तो बहुत है, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बुक के साथ पढ़ोगे तो। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ और मुद्दा समझ लेते हैं एलटी गेट को लेकर। पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, कितने में से आप सभी को कितने नंबर लाने होंगे और उसके बाद में किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। फिर 200 नंबर के बारे में एक एक करके चीज़ें समझेंगे। तो चलिए पहले मुद्दे पे आते हैं। और इस मुद्दे को समझने के लिए आपको विज्ञापन में आना है। जब आप विज्ञापन में आते हो तो इसके बारे में आपको जो पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है और इस विज्ञापन के अंदर ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस विज्ञापन में थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगी। ये वाला जो पैटर्न है वो आपको समझना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक के बारे में। अगर बात कीजिए सहायक अध्यापक को लेकर तो लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी देखने के लिए मिलेगी सामान्य अध्ययन की, जिसमें आप सभी का वैकल्पिक और मुख्य परीक्षा के विषय में आप सभी को जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप सभी का जो एक पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। 30 नंबर का आपका जीके जीएस आएगा। 120 नंबर का आप सभी का क्या होगा वो आपका देखने के लिए मिलेगा मेन सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये तो बात हो जाती है आप सभी के लिए क्वेश्चंस के बारे में। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर आपको मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी जो कि मुख्य परीक्षा के बारे में होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पे आपको समझाऊंगा ना नंबर के बारे में। दूसरा है आप सभी का मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है, जिसमें आप सभी के लिए एक जो क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय वो आपके 10 नंबर के होंगे और जो दूसरे वाले होंगे वो भी आपके 10 नंबर के होंगे। बस क्वेश्चन का जो कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन है बदल जाएगा, ठीक है।
या फिर ये कह सकते हैं कि 12 और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन जो नंबर है वो कम मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 मिलेंगे, इसमें आपके 12 मिलेंगे, क्वेश्चन तो 10 ही रहने वाले हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 200 नंबर। अब पहला क्वेश्चन कि सर हमारी मेरिट किस में से बनेगी? क्या हमारी मेरिट ऊपर वाले 300 नंबर में से बनेगी, ये वाली जो है, या हमारी मेरिट 200 वाले में से बनेगी? तो देखो प्री जो है ना, प्री एक तरीके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लो कि आपका प्री के अंदर क्या होगा कि आप जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जो अभ्यर्थी उस नंबर के आधार पे, मान लो एक कट ऑफ उन्होंने डिसाइड कर दिया, ये वाला कट ऑफ 70 है, इस 70 को पार करेंगे, उसके आधार पे इन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। समझे हो? मतलब ये है कि आप अगर प्री और मेंस देने वाले हैं, ठीक है, तो प्री तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। कट ऑफ देखने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर पेज नंबर 3 या 4 पे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करें ना मिनिमम एफिशिएंसी। मिनिमम एफिशिएंसी जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप मिनिमम एफिशिएंसी सर्च करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 पे लिखा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी 35% रहने वाली है, और जो मैक्सिमम होगी वो 40% देखने के लिए मिली। सॉरी, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे ना, उनके लिए 40% रहने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी को एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि मिनिमम इतने तो लाने ही पड़ेंगे। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर जो 35 और 40% लिखा हुआ है, क्या ये सिर्फ प्री के लिए है? नहीं, ये प्री के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी है, ठीक है, ये मेंस के लिए भी है। अब इसमें आपको ये मिनिमम लाना होगा। अब कुछ लोगों को समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। देखो, वैसे तो ये मिनिमम है, बहुत कम है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना कम कट ऑफ, कम, ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको कट ऑफ बोल दिया जाता है, लेकिन ये कट ऑफ होता नहीं है। एक तरीके का एक क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे कि मान लो आप 10वीं 12वीं पढ़ते हो, है ना, जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है? 33% होता है। 33% से ऊपर आप कितना लेकर के आओ? 60 लाओ, 70 लाओ, 80 लाओ, तभी तो आपको फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न डिवाइड किया जाता है। और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि मान लो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लगाया था? 60 और 65%। बाद में कट ऑफ तो अलग से आपको देखने के लिए मिली थी। तो ये वो है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई अभ्यर्थी इतना नहीं ला पाता है तो सीट खाली चली जाती है। अब आते हैं मुद्दे पर। कुछ लोग कहेंगे ऐसा भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है। 2018 की भर्ती उठा करके देखो, हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं ला पाए तो सीटें खाली चली गई थी। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। दोनों में ही आपको 35 और 40% मिनिमम लाना ही पड़ेगा, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। 35% OBC SC के लिए, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, लिखा देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 35% है, और इसके अलावा इन श्रेणियों के अभ्यर्थी आदि के लिए मुख्य, यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने होंगे। चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे अगर वो इससे कम लाते हैं तो। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 40% लाना होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अगर 40% नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी। ऐसा UPPSC ने पहले बहुत बार किया है। तो ये तो बात हो जाती है कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ समझने के बाद हम थोड़ा सा और चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ समझा दी। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था 200 नंबर को लेकर। अब मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जब आप LT ग्रेड में मुख्य परीक्षा दोगे तो ये वाला तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि आपको पास करना है। अगर आपने पास कर दिया तो वेल एंड बेटर, नहीं तो फिर बाहर है, ठीक है। अगर पास कर दिया तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा, जिसको आप मेंस कहते हैं। अब मेंस के लिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। मेंस का मतलब ये है कि आपकी ये वाले 200 नंबर, इन्हीं में सब कुछ डिसाइड होगा। जो जितने ज़्यादा लेकर के आएगा उसका सिलेक्शन, जो नहीं ला पाएगा बाहर हो जाएगा। तो प्री के नंबर तो नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ मेंस के ही आपके नंबर जोड़े जाने वाले हैं। ये पॉइंट भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, और मुझे अब नहीं लगता आपको बताने की और आवश्यकता है इस पर।
क्योंकि जो अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा था मैंने बता दिया। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई सवाल पूछना तो कमेंट पूछ लेना, कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर सवाल ज़्यादा अच्छा हुआ, ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए हुआ, तो अगली वीडियो में शामिल कर लूँगा। दूसरा पॉइंट था, ये तो मैंने क्लियर कर दिए। ये पॉइंट बचता है राइटिंग ख़राब वालों के लिए। अब देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी राइटिंग ख़राब होती है। अब ये राइटिंग ख़राब होना एक तरीके का कहा जा सकता है कि एक फाइली डिसऑर्डर ही है ना। क्योंकि एक तरीके से मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं किसी और के बारे में क्या ही कहूँगा। मुझे खुद समझ में नहीं आती थी। अब दिक्कत वाली बात यह है कि आज के समय में राइटिंग को हम भूल जाते हैं। देखो, राइटिंग का काम कब तक आता है? 12th तक सबसे ज़्यादा होता है। 12th के बाद में राइटिंग धीरे धीरे हमारी जो कह सकते हैं लिखने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। आजकल लोग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में क्या करें, वहाँ पे उनको कम समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो राइटिंग वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब लिखने थोड़ी बैठेंगे, या तो राइटिंग ठीक कर लो या समय बचा लो। तो ये भी एक समस्या आ गई है जब से क्वेश्चंस होने लगे। अब सडनली एलटी गेट में क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाल दिया है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। अब जब आप वहाँ पे ये लिखोगे तो दिक्कत तो आएगी। तो यहाँ पे आपको राइटिंग अगर ख़राब है तो देखो, अब सुधर तो सकती नहीं है ना, सुधरने का तो ऑप्शन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी लिखने की आदत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालो, कम से कम समय दो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखने पे ध्यान दो। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखो कि पहले आपको प्री पास करना है। अब मान लो कुछ लोगों ने राइटिंग अच्छी है, प्री पास नहीं कर पाए तो क्या ही फ़ायदा। तो पहला फोकस आपका प्री पर ही होना चाहिए। अगर प्री क्वालिफाई होगा तभी तो मेंस में बैठेंगे। तो थोड़ा बहुत समय देना राइटिंग को, ज़्यादा नहीं। पहले कोशिश करो भाई प्री निकालना है। प्री निकल गया, मुख्य तो निकल ही जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है, जिन अभ्यर्थियों की राइटिंग अच्छी है उनकी तो बल्ले बल्ले है ही है, उनको तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। वो सिर्फ प्री पे ध्यान दें। मेंस में जब आपका परीक्षा होगी तब देखा जाएगा, क्योंकि राइटिंग अच्छी है तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ ये होगी कि आपको बस लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से जब अभ्यर्थी पढ़ने लगे ना, तो लिखने की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है। किसी और का नहीं कहूँगा, अपना ही बताता हूँ। आज एक पेज लिखना हो तो उंगलियाँ दर्द करने लग जाती हैं, और एक समय था कुछ भी लिख देते थे। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।